हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया आपको कि जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, सॉलिड्स जनरेट होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर क्या होता है, सेपरेट करने हैं उनको। ठीक है ना, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, कुछ सॉलिड्स होंगे जो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और वो सॉलिड्स को हमको लिक्विड सेपरेट आउट करना है, तो इन सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, स्लज बोलेंगे। वही लिखा हुआ है, अंडर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सीवेज the solids which separate out from the liquids and settle in the sedimentation tank are called sludge। अब आवाज आ रही है अच्छे से बच्चों? चलो, इस स्लज के अंदर 94 to 96% क्या होता है, पानी होता है, और रिमेनिंग क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इट स्मेल्स एंड स्टार्ट टू रोट क्विकली, मतलब यहाँ पर स्मेल आने लगती है और ये सड़ने लगता है। ये क्या होता है, सड़ने लगता है। तो कोई चीज़ सड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं या फिर अपने घर से निकाल देते हैं। वैसे यहाँ पर क्या है, अब बाहर फेंक सकते नहीं है तो हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, तो जो पानी उस स्लज के अंदर होता है, जो पानी उस स्लज के अंदर होता है उसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो जो स्पेशल ट्रीटमेंट उस पर दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लज थिकनिंग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज थिकनिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक स्लज जनरेटेड फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज अ कंसिडरेबल हैजार्ड टू द प्लांट, हैंस मस्ट बी ट्रीटेड प्रायर टू दिस डिस्पोजल। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो ऑर्गेनिक स्लज होता है, जो ऑर्गेनिक स्लज होता है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान जनरेट होता है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनिक स्लज जनरेटेड फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है ना, जनरेट होता है तो उसको माना जाता है काफ़ी क्या होता है, हैजार्ड होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है। किसके लिए, प्लांट्स के लिए। इसलिए इसको डिस्पोज करने से पहले हमको इसको ट्रीट करना पड़ता है। समझ में आया? जो ऑर्गेनिक स्लज जो होता है जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जनरेट होता है उसको माना जाता है काफ़ी क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्पोज करने से पहले इसको ट्रीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल स्लज बीन लेसर ऑर्गेनिक इन नेचर। और जो बायोलॉजिकल स्लज होता है वो नेचर में काफ़ी कम क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम एरोबिकली डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है ना, और जो रोज स्लज होता है, वो क्या होता है, हाईली ऑर्गेनिक होता है। वो क्या होता है, हाईली ऑर्गेनिक होता है, इसलिए हम उसको एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं। मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर, मैंने ये बताया जो हमारा बायोलॉजिकल स्लज होता है, ठीक है ना, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से जो स्लज आता है, ठीक है, वो नेचर में कम ऑर्गेनिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो पहले ही अलग हो जाते हैं। इसलिए उसका जो डाइजेशन होता है वो एरोबिकली होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना, और जो रोज स्लज होता है, रोज स्लज मतलब जो कि अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट का स्लज है, स्टार्टिंग वाला जो स्लज है जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से है, वो काफ़ी सारा वो क्या होता है नेचर में हाईली ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हैं, तो उसको हम डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली। क्यों? अगर इसको हम एरोबिकली डाइजेस्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को बहुत बढ़ावा देगा। क्यों बढ़ावा देगा? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कौन आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो क्या होगा, वो वहाँ से कार्बन कंज्यूम करेंगे, और कार्बन कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, उनकी ग्रोथ होगी। क्या समझाया मैंने आपको? मैंने ये समझाया है जो मेरा बायोलॉजिकल स्लज है, बायोलॉजिकल स्लज मतलब कौन सा स्लज, जो कि मेरे सेकेंडरी ट्रीटमेंट से आ रहा है। ठीक है ना, बायोलॉजिकल स्लज मेरा कौन सा स्लज जो कि मेरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट से आ रहा है, वो हमारे नेचर में कम ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, कम ऑर्गेनिक होता है। क्यों कम ऑर्गेनिक होता है? क्योंकि वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से आ रहा है, तो पहले ही प्राइमरी ट्रीटमेंट तक और सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक काफ़ी सारा ऑर्गेनिक मैटर मेरा डिकम्पोज हो चुका है, तो जो स्लज होगा वो क्या होगा, काफ़ी कम ऑर्गेनिक होगा। इसलिए उसको हम एरोबिकली क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए उसको एरोबिकली डाइजेस्ट करते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, लेकिन जो रो स्लज होता है, उसको हम, जो कि ऑर्गेनिक होता है काफ़ी नेचर में, उसको हम एनरोबिकली डाइजेस्ट करते हैं। इसका मतलब वहाँ पर एयर की प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर एयर की प्रेजेंस होगी तो एयर की प्रेजेंस होने से क्या होगा, जो मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, एयर की प्रेजेंस के अंदर जो मेरा ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, उससे कार्बन कंज्यूम करेंगे। कार्बन कंज्यूम करने से क्या होगा, उनकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? इतना क्लियर हो गया होगा आपको? आगे चलते हैं। इसके अंदर आगे क्या दिया हुआ है, इसके अंदर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनारोबिक डाइजेशन इज टू कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द स्लज इनटू लिक्विड एंड गैसेज। जो मेन फंक्शन होता है एनारोबिक डाइजेशन का, वो क्या होता है कि स्लज को लिक्विड और गैसेज में कन्वर्ट करना।
मतलब एनारोबिक डाइजेशन का मेन फंक्शन क्या होता है कि उसको लिक्विड एंड गैसेस के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन, ये एनारोबिक लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लेना इसको। ड्यूरिंग एनारोबिक, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग देता हूं मैं। ड्यूरिंग एनारोबिक, ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन स्लज इज रिड्यूस्ड इनटू फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जब ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो जो स्लज मेरा रिड्यूस हो रहा है वो इन पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा पार्ट्स है मेरा? एक तो है डाइजेशन स्लज, एक होता है सुपर नेटेंट लिक्विड, एक होता है गैसेज। अभी क्या क्या होता है वो हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। तो जो हमारा एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है तो जो स्लज रिड्यूस होगा, जो स्लज टूटेगा वो तीन पार्ट्स में टूटेगा, डाइजेशन स्लज के पार्ट्स में, सुपर नेटेंट लिक्विड के रूप में और गैसेस के रूप में। यहाँ पे गैसेस कितनी होती हैं? 65% टू 70% क्या होती है हमारी? CH4 मेथेन, और CO2 होती है कितनी? 30%। ठीक है, अब चलते हैं हम, अब नीचे चलते हैं हम इसके, क्या नीचे क्या लिखा हुआ वो देखते हैं हम। नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर, वॉल्यूम रिडक्शन इन एनारोबिक इज लेस देन, वॉल्यूम रिडक्शन इन एरोबिक इज लेस देन एनारोबिक डाइजेशन। मतलब जो वॉल्यूम का रिडक्शन होगा वो एरोबिक की कंपेयर में कम होगा, किसमें? एनारोबिक के अंदर। जो मेरा वॉल्यूम जो मेरी कम होगी, ठीक है, वो एरोबिक में कम होगी कंपेयर टू एनारोबिक डाइजेशन के अंदर। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिडक्शन हो रहा है वो कम होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है ना। तो देखो, अब जो मेरा वॉल्यूम डाइजेस्ट हो रहा है, जो मेरा रो स्लज था, अगर मान लो यहाँ पर जो मेरा रो स्लज था, सपोज करो मेरा रो स्लज था वो था 100, ठीक है ना। मान लो ये रो स्लज था वो में था 100 किलो, मान लो, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो जो मेरा डाइजेस्टेड स्लज आएगा वो कितना आएगा? 1/3 इंटू 100, तो दैट इज 33.33, दैट इज 33.33। समझ में आया कि जो मेरा यहाँ पर मेरा डाइजेस्टेड स्लज होगा वो कितना होगा? मेरा रो स्लज का 1/33 पार्ट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके अंदर, आगे देखते हैं इसके अंदर। देखो, वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट, हेंस डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। अब वेस्ट वाटर में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए अलग अलग क्या चाहिए होंगे हमको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे। इतना क्लियर हो गया बच्चों? वेस्ट वाटर में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए अलग अलग हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होंगे। चलते हैं इसके अंदर कौन कौन से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे लिखा भी होगा आगे, इन एनारोबिक स्लज डाइजेशन। बात कर रहे हैं किसकी हम? एनारोबिक। किसकी बात कर रहे हैं हम? एनारोबिक। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इन एनारोबिक स्लज डाइजेशन डिकम्पोजिशन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जब मेरा एनारोबिक स्लज डाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो मेरे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला है इसके अंदर एसिड फार्मर्स, जो कि एसिड बनाते हैं। नाम से पता लग रहा है इसके अंदर एसिड फार्मर्स जो कि एसिड बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिडोजेनेसिस, इनको बोलते हैं हम एसिडोजेनेसिस। तो क्या लिखा हुआ है? दीज आर एनारोबिक और फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है? जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी काम करे। ठीक है ना। फैक्यूलेटिव किसको बोलते हैं हम? जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम करें। ठीक है, तो एसिड फॉर्मर्स वो वाले हमारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम करें। में लिखा हुआ है दीज आर एनारोबिक और फैक्यूलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइजेज द ऑर्गेनिक मैटर present in the sludge and convert it into acids, carbon dioxide and alcohols of lower molecular masses। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब क्या हुआ कि जो एसिड फॉर्मर्स होते हैं वो एनारोबिक होते हैं और फैक्यूलेटिव होते हैं। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं? ये जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, किसे प्रेजेंट था? स्लज में प्रेजेंट था। तो ऑर्गेनिक मैटर जो स्लज में प्रेजेंट था उसको यूटिलाइज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसमें? इसको एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, या फिर CO2 में कन्वर्ट करते हैं, या फिर एल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए नाम भी क्या हुआ है इनका? एसिड फॉर्मर, जो कि एसिड बनाए। तो पहले हमारे ये वाले माइक्रो हो गए। और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? दीज आर हाईली कॉम्पिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एज दे रेस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू द फूड गिवन टू देम।
इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही इनको फूड मिलता है, जैसे इनको स्लज मिला, तो ये फटाफट से स्लज के अंदर से अपना जो इनका ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको निकाल लेंगे और फिर उसको डिकम्पोज करना चालू कर देंगे। तो ये किस टाइप के हो गए हमारे, ये हो गए हमारे कौन से, एसिड फॉर्मर्स। क्लियर हो गया बच्चों, एसिड फॉर्मर्स समझ में आ गया आपको, एसिड फॉर्मर समझ में आ गया आपको। क्या समझाया मैंने आपको कि ये एनरोबिक और फैक्यूलेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर जो कि स्लज में प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एसिड्स के अंदर, एल्कोहल्स के अंदर। और काफ़ी कॉम्पिटेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इनको फूड मिलता है, जैसे इनको स्लज मिलता है, तो फटाफट से वहाँ से कार्बन उठाया और उसको क्या कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे मैथेन फॉर्मर्स। नेक्स्ट कौन से आते हैं हमारे, मैथेन फॉर्मर्स, या फिर इसको बोलते हैं मैथोजेंसिस, या फिर इसको बोलते हैं मैथेनोजेंसिस, ठीक है ना। तो मैथेन फॉर्मर्स मतलब जो मैथेन बनाए, नाम ही पता लग रहा है, मैथेन फॉर्मर जो कि मैथेन बनाए। तो दीज आर स्ट्रिक्टली एनारोबिकली माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब ये किस टाइप के होते हैं, ये एनारोबिक ही होते हैं। ये कैसे होते हैं, एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एसिड्स और एल्कोहल्स को कंज्यूम करते हैं। जो किसने बनाया था, एसिड फॉर्मर्स ने बनाया था। जो कि देखो ऊपर जो कि एसिड और एल्कोहल्स बने थे, जिनको ऊपर बनाया गया था, किसने बनाया था ऊपर, जिनको एसिड फॉर्मर्स ने बनाया था, उसको कंज्यूम करते हैं। देखो लिखा हुआ है, दीज आर स्ट्रिक्टली एनारोबिकली माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच यूटिलाइज द एसिड एंड एल्कोहल्स फॉर्म्ड बाय एसिड फॉर्मर्स अलॉन्ग विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इनटू मैथेन। आ गया, मतलब जो मेरा एल्कोहल्स और एसिड बने थे उसको कंज्यूम करते हैं, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और कन्वर्ट करते हैं इसको इसमें मैथेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दे वर इन वेरी नैरो पीएच रेंज। तो यहाँ पर दे वर नहीं है, दे वर्क है, दिस इज दे वर्क इन वेरी नैरो पीएच रेंज। बहुत कम पीएच रेंज में काम करते हैं, दैट इज 6.5 टू 7.5, दैट इज 6.5 टू 7.5। क्लियर हुआ। एंड आर डेलिकेट अगेंस्ट शॉक लोडिंग, एज दे डोंट रेस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू फूड गिवन टू देम। और जैसे हमारे जहाँ पर एसिड फॉर्मर्स थे, वो क्या कर रहे थे, बहुत जल्दी जो उनको फूड मिल रहा था, उनका फूड मतलब क्या हो गया, स्लज जो मिल रहा था, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था, ठीक है ना, उस पर बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड कर रहे थे। कौन से, एसिड फॉर्मर्स। बट जो मेथेन फॉर्मर्स होते हैं वो इतनी जल्दी क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, एंड आर डेलिकेट अगेंस्ट शॉक लोडिंग एज दे डोंट रेस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू द फूड गिवन टू दैम। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि डाइजेशन होता है स्लज का, वो जिस यूनिट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर्स, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ स्लज इज कैरिड आउट इन द यूनिट रिफर्ड एज डाइजेस्टर। तो उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर बोलते हैं। विच आर ऑफ टू टाइप्स, जो कि दो टाइप के होते हैं। मतलब जो हमारा डाइजेशन हो रहा है स्लज का, जिस यूनिट में हो रहा है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर, जो कि दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मेरा स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर, और दूसरा होता है मेरा हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। पहला मेरा कौन सा था, स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर, दूसरा है मेरा हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। अब देखते हैं वन बाय वन कि स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेशन क्या होता है। अब देखते हैं एक बार वन बाय वन। देखो अब मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पर, नेक्स्ट मेरा क्या है इसके अंदर, पहले हम बात करेंगे SRSD, दैट इज स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर। देखो इसके अंदर रॉ स्लज इज इंटरमीडिएटली फैड टू द डाइजेस्टर। इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। जो रॉ स्लज होता है, रॉ स्लज मतलब जो मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है, रॉ स्लज इज इंटरमीडिएटली फैड इनटू डाइजेस्टर where it is being acted upon by acid formers, methane formers in active zone leading to the digestion of the sludge। क्या मतलब हुआ कि जो रॉ स्लज है मेरा, जो कि मेरा कहाँ से आया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है। तो जैसे ही इसको हमने स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेशन डाला, तो वहाँ पर हमारे क्या थे, एसिड फॉर्मर्स थे और जो मैथेन फॉर्मर्स थे, जो कि एक्टिव जोन में अवेलेबल थे, वो क्या करेंगे, इस स्लज का डाइजेशन चालू कर देंगे। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ एक बार, डायग्राम से अच्छे से क्लियर होगा। देखना इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको नीचे एक बार। देखो देखो ये डायग्राम रहा, डायग्राम दिख रहा है ना आपको अच्छे से। देखो
तो यहाँ पे देखो ये मेरा रो स्लज आया, ये मेरा क्या है, रो स्लज। ये रो स्लज मैंने जो कि कहाँ से आ रहा है, मेरा पीएसटी से आ रहा है। ये रो स्लज कहाँ से आ रहा है, पीएसटी से आ रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट से आ रहा है। ठीक है, तो ये रो स्लज कहाँ गया, ये रो स्लज गया एक्टिव जोन के अंदर, जहाँ पर मेरे कौन कौन से थे, एसिड फॉर्मर्स और मैथेन फॉर्मर्स अवेलेबल थे, जिन्होंने इनका क्या कर दिया, डाइजेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट कर दिया। इतना समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। देखो अभी अभी केवल मैंने आपको ये बताया है, जो पीएसटी से मेरा रो स्लज आ रहा है, मतलब जो मेरा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से रो स्लज आ रहा है, ठीक है, उसको मैंने केवल अभी स्टैंडर्ड रेस स्लज डाइजेस्टर में डाला है, जहाँ पर वो एक्टिव जोन में चला गया और वहाँ पर एसिड फॉर्मर्स और मैथेन फॉर्मर्स ने उनका डाइजेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी देखो आगे चलते हैं। अभी आगे चलते हैं, डायग्राम आपके सामने खोल दिया है। अब आप इसे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो आगे क्या लिखा हुआ है, एज नो मिक्सिंग इज इंड्यूस्ड, देखो ये लिखा हुआ है, एज नो मिक्सिंग इज इंड्यूस्ड इन द डाइजेस्टर, स्टार्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स टेक्स प्लेस इन इट। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि इस डाइजेस्टर के अंदर एक खासियत है कि इसमें मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होती है, इसके अंदर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए जो हमारा पूरा स्लज आ रहा है वो अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर जो स्लज आ रहा है वो अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो लेयर्स क्या होती हैं वो बताऊंगा मैं आपको। देखो वो लेयर्स क्या होती हैं वो बताऊंगा आपको मैं। नीचे चलते हैं, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, digested sludge being heavier, digested sludge being heavier is collected from the bottom and it is disposed over the drying beds for dewatering before reutilizing it as manure। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया, जो हमारा पीएसटी से हमारा स्लज आया, ठीक है ना, एज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट से जो स्लज आया उसको हमने डाइजेस्टर में डाल दिया। डाइजेस्टर में डालने के बाद हमको ये पता लगा कि हमारे स्टैंडर्ड रेट डाइजेस्टर के अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। मिक्सिंग नहीं हो रही है तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे जो मेरा स्लज था उसकी अलग अलग लेयर्स बन गई, अलग अलग क्या बन गई, लेयर्स बन गई। और वो लेयर्स कौन सी थी जो मैंने बताया था आपको, देखो वो जो लेयर्स थी मैंने आपको पहले बताया था, वो लेयर्स कौन सी थी, ये वाली लेयर्स थी। देखो ये लिखा हुआ डाइजेस्टेड स्लज, सुपरनेटेंट लिक्विड और गैसेस, इन तीनों की क्या बन जाएगी, अलग अलग लेयर बन जाएगी। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो डाइजेस्टेड स्लज होगा, इसके अंदर जो डाइजेस्टेड स्लज होगा वो नो डाउट भारी होगा, वो नो डाउट भारी होगा, तो वो जो हमारा डाइजेशन टैंक है उस टैंक के बॉटम में बैठ जाएगा, वो उस टैंक के बॉटम में बैठ जाएगा, क्या, डाइजेस्टेड स्लज। और जो गैसेस बनी हैं वो हल्की होंगी तो वह कहाँ पहुँच जाएंगी, वो हमारी टॉप में पहुँच जाएंगी, वो हमारी टॉप में पहुँच जाएंगी। और जो मेरा सुपरनेटेंट लिक्विड होगा वो मेरा यहाँ पे तैरता रहेगा। ठीक है, उसको मैं बाहर निकाल लूँगा, वो क्या काम आएगा बताऊँगा आपको मैं। मैंने क्या बताया कि जो स्लज था उस स्लज को जैसे ही मैंने डाइजेशन टैंक में डाला तो वहाँ पर कोई भी मिक्सिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मिक्सिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, तो ये जो मेरा स्लज है वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। जो भारी वाला पार्ट होगा जिसको हम डाइजेस्टेड स्लज बोल रहे हैं वो तो बॉटम में बैठ जाएगा, जो गैसेज होंगी वो ऊपर रह जाएंगी, और जो सुपरनेटेंट लिक्विड है वो बीच में रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो आगे क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। आगे चलते हैं, देखो एक बार, तो इसी को मैंने यहाँ लिखवाया भी है और बताया भी है। देखो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो डाइजेस्टेड स्लज बीइंग हैवियर इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड इट इज डिस्पोज्ड ओवर द ड्राइंग बेड्स फॉर डी वाटरिंग बिफोर रीयूटिलाइजिंग एज इट मैन्योर। और इसको हम ड्राइंग बेड पे कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। ड्राइंग बेड मतलब आपने देखा होगा, अगर आप ट्रीटमेंट प्लांट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये स्लज होता है ये इसमें थोड़ा सा पानी फिर भी रह जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं खुले के अंदर, जिससे क्या हो, सूखता रहे। ठीक है, और इसको एज ए मैन्योर काम में लेते हैं, ऐसे मैन्योर खाद काम में लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम थोड़ी देर सुखा देते हैं। ड्राइंग बेड्स मतलब वो बेड्स, वो जगह जहाँ पे सुखा दिया जाता है। ठीक है, अब गैसेज बीइंग लाइटर आर कलेक्टेड फ्रॉम द टॉप। मैंने क्या बताया था कि गैसेज हल्की होती हैं इसलिए उनको टॉप से कलेक्ट कर लिया जाता है, और एंड यूज्ड फॉर देयर एज ए फ्यूल वैल्यू, और उनको एज ए फ्यूल वैल्यू काम में लिया जाता है। फिर सुपरनेटेंट लिक्विड के बारे में बताते हैं हम। सुपरनेटेंट लिक्विड इज रीसर्कुलेटेड बैक इन पीएसटी। क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि जो सुपरनेटेंट लिक्विड है उसको वापस से पीएसटी में क्यों डालते हैं, तो उसका रीजन लिखा हुआ है यहाँ पर, सुपरनेटेंट लिक्विड इज रीसर्कुलेटेड बैक इन पीएसटी in order to carry out the removal of undigested organic suspended solids induced in it by the rising bubbles of gases formed during the digestion in active zone।
इसका मतलब क्या हो गया, जो सुपरनेटेंट लिक्विड आया था उसको वापस से हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो हमारे ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स थे जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए थे, प्राइमरी सस्पेंडेड सॉलिड्स थे जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए थे, उसके अंदर वापस डाल देते हैं। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? सुपरनेटेंट लिक्विड इज रीसर्कुलेटेड बैक इन पीएसटी इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिमूवल। देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स इंड्यूस्ड इन इट बाय द राइजिंग बबल्स ऑफ द गैसेज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन इन एक्टिव जोन। मतलब जो स्लज मेरा जो स्लज का पार्ट मेरा एक्टिव जोन के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो मेरा एज ए सुपरनेटेंट लिक्विड की तरह कन्वर्ट हो गया, और सुपरनेटेंट लिक्विड को वापस से हम क्या कर देते हैं, वापस से हम पीएसटी में डाल देते हैं। ठीक है ना, जिससे कि वहां पर वो क्या हो जाए, हमारा टूट जाए। ठीक है, वहां पर वो क्या हो जाए, टूट जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं कि ऑयल एंड ग्रीस इफ प्रेजेंट, ऑयल एंड ग्रीस, देखो ये लिखा हुआ है oil and grease if present rising to the surface and leads to the formation of scum layer। मैंने आपको पहले बताया था, जब आपको मैंने जोन्स के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे एक स्कम लेयर बनी थी। ठीक है, स्कम लेयर के अंदर क्या था, वो स्कम लेयर क्या थी, ऐसे डर्टी पार्ट था। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, वही लिखा हुआ है बच्चों इसके अंदर। देखो एक बार कि जो ऑयल और ग्रीस होते हैं अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो सरफेस पे आ जाएंगे और वो एज ए स्कम लेयर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्कम लेयर क्या काम आती है, यहाँ पर एक स्कम लेयर काफ़ी यूज़ है, वो देखते हैं एक बार। अच्छे से समझाया तो फिर आप कॉपी कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, तो ऑयल एंड ग्रीस क्या है, ऑयल एंड ग्रीस अगर प्रेजेंट हैं तो वो सरफेस पे आ जाएंगे, वो सरफेस पे आ जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, स्कम लेयर बनाएंगे। और ये स्कम लेयर के भी कुछ ना कुछ पर्पज़ होते हैं। वो क्या पर्पज़ होते हैं वो देखते हैं हम। कुछ पर्पज़ हैं स्कम लेयर के भी, वो क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। देखो हम, देखो, इट रिड्यूसेस एक्सटेंड टू विच द ऑर्डरस गैसेज आर स्केप्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम। मतलब जो मेरी स्कम लेयर होती है वो स्कम लेयर जो गैसेस जनरेट हो रही हैं उन गैसेस को सिस्टम के बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि अगर सिस्टम के बाहर जाएंगी तो क्या होगा, आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, इट रिड्यूसेस, देखो आप सामने लिखा हुआ है, इट reduces extent to which the odorous gases are escaped out from the system, thereby help in maintaining the sanitary conditions around the digester। तो यहाँ पर स्कम लेयर हमारे एक फायदे के लिए काम करती है, यहाँ पर स्कम लेयर हमारे फायदे के लिए काम करती है। ये क्या काम करती है, जो गैसेज होती हैं उनको बाहर नहीं जाने देती। तो अब ये आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा, अब आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखो अब मैं इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या बनाऊंगा, ये डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है। देखो इस डायग्राम में क्या है यहाँ पर समझना। अब ये मेरा था रॉ स्लज, ये मेरा क्या था, रॉ स्लज, जो कि पीएसटी से आया है। ये मेरा एक्टिव जोन है जहाँ पर मेरे एसिड फॉर्मर्स और मेथेन फॉर्मर्स काम कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो डाइजेस्टेड स्लज होगा, जो भारी होगा, वो तो मेरा नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और जो मेरा गैसेज होंगी वो मेरी ऊपर पहुंच जाएंगी, गैसेज मेरी ऊपर पहुंच जाएंगी, जिसको एज ए फ्यूल काम में ले लेंगे, एज ए फ्यूल काम में ले लेंगे। ठीक है, ये मेरी स्कम लेयर है, ये मेरी क्या है, स्कम लेयर है, जो कि स्कम लेयर क्या करेगी, जो गैसेज बनी हैं, जो ऑर्डरस गैसेस बनी हैं उनको बाहर नहीं जाने देगी एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी गैसेस यहाँ पे रह जाएंगी, लेकिन कुछ गैसेस का पार्ट क्या होगा जो कि यहाँ पे रह जाएगा, जिससे कि आसपास का एनवायरनमेंट सही रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा गैस यहीं पे रह जाएगा, कुछ गैसेस ऐसी होंगी जो कि यहाँ पे रह जाएंगी, बाकी गैसेस ऊपर निकल जाएंगी। उसके बाद ये सुपरनेटेंट लिक्विड था, इसको वापस से हम पीएसटी में क्या कर देंगे, रीसर्कुलेट कर देंगे। यहाँ पे मैंने हीटर लगाया हुआ है, ये हीटर हमारा टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है अगर हमको नीड है तो। ठीक है, और जो हमारा डाइजेस्टिव स्लज था इसको हम ड्राइंग बेड्स पे डाल देंगे। तो वही लिखा हुआ है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ड्राइंग बेड्स के ऊपर जो मेरा यहाँ पर जो डाइजेस्टिव स्लज था उसको मैं ड्राइंग बेड्स में डाल दूंगा। देखो ये लिखा हुआ है 2 ड्राइंग बेड्स। क्लियर हो गया बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गया अच्छे तरीके से। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि जिसके पैरामीटर्स हैं, जो उसके डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं वो देखते हैं हम। जो उसके डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। देखो डिज़ाइन पैरामीटर्स ऑफ SRSD मतलब स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर। तो डायमीटर होता है इन टैंक्स का वो होता है 6 to 18 मीटर। उसके बाद बेसिकली जो डेप्थ वेरी करती है वो 6 to 12 मीटर होती है।
डायमीटर अपॉन डेप्थ रेशो होता है वो होता है 1.5 to 4 मीटर। जो डाइजेशन पीरियड होता है वो होता है 30 डेज, या फिर मीन सेल रेजिडेंस टाइम, मतलब वो टाइम जितने टाइम के लिए मेरा स्लज वहाँ पे रहता है। उसके बाद जो वॉल्यूम दिया जाता है डाइजेस्टर का, वो दिया जाता है वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 माइनस 2/3 V1 माइनस V2 इंटू TD। ये V1 V2 क्या है, तो V1 है वो वॉल्यूम जो कि रो स्लज का है, जो कि रो स्लज का वॉल्यूम जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से आया है या PST से आया है। V2 क्या है, ये वो वाला वॉल्यूम है जो कि डाइजेस्टेड होके निकला है बाहर। V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज विड्रॉन पर डे। TD क्या है, मतलब TD क्या है, मीन सेल रेसिडेंस टाइम, या इसको बोलते हैं हम डाइजेशन पीरियड। अगर यहाँ पर मॉनसून स्टोरेज अवेलेबल है तो उसका भी हम वॉल्यूम काउंट करेंगे। तो ये लिखा हुआ है, इफ मॉनसून स्टोरेज इज ऑल्सो टू बी कंसिडर देन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ V2 इंटू टी। V2 इंटू टी मतलब V2 मतलब किसका वॉल्यूम है, मानसून टाइम में स्लज का वॉल्यूम है, इज ऑल्सो बी प्रोवाइडेड ओवर द डाइजेशन वॉल्यूम एंड गिवन एज V1 माइनस V3 V1 माइनस V2 V1 माइनस 2/3 V1 माइनस V2 प्लस V2 इंटू टी। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्लस है बेसिकली, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लस, ये मेरा प्लस है। तो V1 माइनस 2/3 V1 माइनस V2 ब्रैकेट बंद TD जो कि ये लिखा हुआ था ऊपर वाला, प्लस V2 इंटू टी। V2 कौन सा वॉल्यूम है, जो कि मानसून पीरियड के टाइम में क्रिएट हुआ है, और टी क्या है मेरा, मानसून पीरियड है या फिर रेनी पीरियड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का निशान है, इंटू नहीं है। दिस इज, ये जो निशान है प्लस का है, ये इंटू नहीं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। ये वाला वॉल्यूम तो मेरा जनरल वॉल्यूम है, ठीक है, और ये वाला वॉल्यूम मेरा जो कि जब बारिश हो रही है मानसून टाइम का वॉल्यूम है। और ये फॉर्मूला डिराइव्ड है, आपको डिराइव करने की कोई नीड नहीं है। V1 कौन सा था, रॉ वॉल्यूम स्लज का था, रॉ स्लज का वॉल्यूम था, और जो V2 क्या था, जब मेरा स्लज डाइजेस्ट हो गया उसके बाद का वॉल्यूम है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी चीज थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं इसके अंदर। देखो अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे HRSD, मतलब हाई रेट स्लज डाइजेस्टर। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप बच्चों कॉपी कर लीजिए जो मैंने बताया है। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो हम उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।